हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम अपने पिछले कुछ लेक्चर से लेज़र डिस्कस कर रहे हैं। आज भी उसी लेज़र को आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था कि लेज़र लाइट कैसे बनती है और हम कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। वो कौन कौन सी थी, जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन, और एक हमने किया था पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब मैंने कल आपको बताया था। आज इन टर्म्स का यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार इनका क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या था? इसका मतलब क्या है, जो एन जे था वो क्या था, एक्साइटेड स्टेट में जे को हमने एक्साइटेड स्टेट लिया था। एक्साइटेड स्टेट में जितने परमाणुओं की संख्या थी वो थी एन जे, और ग्राउंड स्टेट में थी एन आई। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है निम्न ऊर्जा स्तर की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या बढ़ना कहलाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसे हमने अलग अलग केसेस देखे थे इस लेवल में, चाहे वो मेटा स्टेट भी हो सकती है। ये जेथ लेवल है, ये आईवा लेवल है, ये तो है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट। मतलब उत्तेजित अवस्था में या उच्चतम ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्नतम की तुलना में ज्यादा होना, जिसके हमने 3 केसेस देखे थे। पहला केस क्या था, T इक्वल्स टू 0। जब T 0 था तब सारे के सारे एटम्स जो है Ni पर थे, यानी कि Nj की वैल्यू जो थी वो 0 थी। दूसरा केस हमने क्या देखा था, T को इन्फिनिटी का केल्विन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में T की पॉजिटिव वैल्यू को हमने मैक्सिमम ले लिया इन्फिनिटी। जिस केस में क्या हुआ था, Ni जो था वो Nj के इक्वल था, यानी कि अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 ही थे, और इस केस में सारे यही थे, इधर नहीं थे। और तीसरा हम क्या केस लिया था, जब T जो है वो लेस देन 0 केल्विन हो, यानी कि जब T को नेगेटिव लिया था तब हमने क्या देखा था, जो Nj था उसकी वैल्यू Ni से ज़्यादा थी। मतलब कि उच्चतम ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या जो थी वो लोअर के कंपैरिजन कम थी। हो सकता है लोअर में ना हो और हो सकता है हो भी। तो ये केस जो थे हमारे पास कल बने थे पॉपुलेशन इन्वर्जन का। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या था, ये एक टर्म है जिसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि प्रतिलोमन, जिसका मतलब क्या है, उच्चतम ऊर्जा स्तर में निम्नतम ऊर्जा स्तर की तुलना में परमाणुओं की संख्या बढ़ना कहलाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। और दूसरी कल टर्म देखी थी हमने पंपिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंपन। पंपिंग का मतलब क्या है कि किसी भी प्रोसेस से लोअर एनर्जी लेवल से इन परमाणुओं को उच्चतम ऊर्जा स्तर में भेजना क्या कहलाता है, पंपिंग। जिसकी हमने अलग अलग टाइप देखे थे, जैसे ऑप्टिकल पंपिंग, यानी कि लाइट देकर, ऑप्टिकल मतलब कुछ भी प्रकाश दे रहे हैं। और दूसरी हमने क्या देखी थी, किसी केमिकल रिएक्शन से या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टक्कर करवा करके, यानी कि अलग अलग टाइप है। तो पंपिंग एक प्रोसेस है बेसिकली, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को या एटम्स को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते हैं, तो वो कहलाती है पंपिंग। ये कल का एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि कल हमने इन टर्म्स का यूज किया था, क्योंकि आज हम लेजर की टाइप पढ़ेंगे जिसमें इनका यूज होगा। तो आज हम पढ़ेंगे लेजर के टाइप। लेजर जो है वो 2 टाइप की होती है मेनली। एक तो होती है सॉलिड लेजर, दूसरी होती है गैस लेजर। लेजर की फुल फॉर्म आपको पता है ना, लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब विकिरणों का स्टिमुलेटेड एमिशन करवा करके लाइट को एम्प्लीफाई करना ही क्या कहलाता है, लेजर। तो देखो इसके जो 2 टाइप है वो कौन से हैं, एक तो है सॉलिड लेजर और दूसरी है गैस लेजर। सॉलिड लेजर यानी कि ऐसे लेजर, कल मैंने आपको एक बताया था एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम क्या था, हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय माध्यम। तो देखो सक्रिय माध्यम
माध्यम क्या था, मैंने कहा था कि वो माध्यम में हम कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं, कोई गैस यूज कर सकते हैं, कोई सॉलिड यूज कर सकते हैं। तो मतलब एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा मैटर जिसमें क्या है, हम पॉपुलेशन इन्वर्जन करवा सकते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन यही है, निम्नतम ऊर्जा स्तर की तुलना में उच्चतम ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या बढ़ना। तो मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें हम इजीली पॉपुलेशन इन्वर्जन करवा सकते हैं, उस मीडियम को बोलते हैं एक्टिव मीडियम, सक्रिय माध्यम, जो कि लेजर के लिए एक कंडीशन थी। कंडीशंस भी बता देती हूँ, वैसे तो ये मैंने कल आपको बताया। एक तो कंडीशन यही थी, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, तीसरी कंडीशन क्या हमने ली थी, तीसरी कंडीशन हमने ली थी BJI जो है वो AJI से ज्यादा हो। ये क्या था, उद्दीप्त उत्सर्जन का कोफिशिएंट है, और ये क्या है, स्वतः उत्सर्जन का। तो मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन उससे ज्यादा हो स्वतः उत्सर्जन के कंपैरिजन। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कल जो किया था उसी को डिस्कस किया गया। ये है लेजर एक्शन की कंडीशंस। तो देखो अभी लेजर क्या है, इसमें तो है सॉलिड लेजर। दो टाइप की है, एक सॉलिड लेजर यानी कि जिसमें एक्टिव मीडियम कैसा हो, सॉलिड हो, और दूसरा क्या है, गैस लेजर, मतलब जिसमें एक्टिव मीडियम कैसा हो, गैस हो। तो सॉलिड लेजर का एक एग्जांपल है रूबी लेजर, और गैस लेजर का एक एग्जांपल है हीलियम नियॉन लेजर। रूबी लेजर जो है एक सॉलिड क्रिस्टल होता है, और हीलियम नियॉन क्या है, दोनों गैस है। तो ये गैस से बनाई है इसलिए इसको गैस लेजर बोलते हैं, और ये रूबी जो है वो एक सॉलिड क्रिस्टल होता है, तो इसीलिए उसको सॉलिड लेजर बोलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, लेजर जो है वो बेसिकली दो टाइप की है, एक है सॉलिड लेजर, दूसरी है गैसियस लेजर या गैस लेजर। सॉलिड लेजर में हम सॉलिड एक रूबी क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं, और गैस लेजर में हम हीलियम नियॉन गैस का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें सॉलिड और गैस लेजर कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो रूबी लेजर है वो कैसे काम करती है। तो हम आज का टॉपिक जो करेंगे मेनली वो है रूबी लेजर। तो देखो रूबी लेजर क्या है। रूबी लेजर में क्या है, इसको ये जो थी ये एक पहली सक्सेसफुल लेजर बनाई गई थी जो सॉलिड से थी। हालांकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां भी थी, लेकिन फिर भी ये एक पहली लेजर बनाई गई थी जो सक्सेसफुली बन गई थी। इसमें क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, पहली तो इसमें जो है रूबी क्रिस्टल का यूज किया था। रूबी का यूज किया हुआ था। रूबी क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, इसमें रूबी क्रिस्टल का यूज किया था जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसकी प्रॉपर्टीज थी, रूबी लेजर को बनाने के लिए इस रूबी क्रिस्टल में कुछ क्रोमियम पॉजिटिव 3 आयंस की डोपिंग की गई थी। देखिए ये जो है वो रूबी लेजर बनाने के लिए क्या किया गया था, हम वो पढ़ रहे हैं। डोपिंग का मतलब होता है कुछ अशुद्धि मिलाना, कुछ अशुद्धि मिलाई गई थी, डोपिंग करना। तो इसमें क्या किया था कि जो एल्यूमिनियम है ना, उनकी कुछ एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम पॉजिटिव 3 आयंस डाले गए थे, डोपिंग की गई थी। वो डोपिंग थी 0.05% की। एक सक्सेसफुल लेजर बनाने के लिए, एक अच्छी लेजर बनाने के लिए ये जरूरी था कि रूबी लेजर में कुछ एल्यूमिनियम को क्रोमियम पॉजिटिव 3 आयन से प्रतिस्थापित किया जाए, और उनकी अशुद्धि, क्रोमियम आयन की अशुद्धि कितनी होनी चाहिए, 0.05%। ये क्या था, रूबी लेजर में ये किया गया था। पहला तो क्या किया गया, रूबी एक क्रिस्टल था जो कि क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है। उसमें क्या किया गया, कुछ एल्यूमिनियम आयंस की जगह को प्रतिस्थापित किया गया, किससे, क्रोमियम पॉजिटिव 3 आयंस की डोपिंग की गई। डोपिंग कितनी करी गई थी, 0.05%, इतनी डोपिंग की गई थी रूबी लेजर बनाने के लिए। अब दूसरी क्या थी, ये जो रूबी क्रिस्टल है इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये यूवी रेज, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट, इसकी क्या
प्रॉपर्टीज है इस रूबी क्रिस्टल की? जब लेजर बनाई गई थी तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या देखा गया था कि ये जो रूबी है वो क्या कर रहा है, रूबी यहाँ पर एक्टिव मीडियम का काम करेगा, तो वो क्या कर रहा था, यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें, हरे रंग की लाइट और येलो रंग की लाइट, इन लाइट्स को तो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब इनका क्या कर रहा था, अवशोषण कर रहा था। अवशोषण करेगा तभी तो क्या होगा, जो लोअर एनर्जी लेवल में एटम्स हैं उनके ऊपर जब ये वाली लाइट डालते हैं, चाहे वो यूवी है, चाहे ग्रीन है, चाहे येलो है, इस वेवलेंथ की, इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। इन वेवलेंथ में से, इनमें से किसी की भी वेवलेंथ की जब हम लाइट डालेंगे, ये लाइट डाल रहे हैं मतलब ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं। पंपिंग क्या था, निम्नतम ऊर्जा स्तर से परमाणुओं को उच्चतम ऊर्जा स्तर में भेजने की प्रक्रिया। मतलब जब हम इन रीजन की, इन वेवलेंथ वाली लाइट को जब इस पर डालेंगे तो क्या होगा, ये इस लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तभी हम लेजर बना सकते हैं। मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी क्या देखी गई थी कि ये यूवी, ग्रीन और येलो लाइट को तो एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसकी एक और प्रॉपर्टी देखी गई थी जो क्या थी, ये ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, इसके लिए क्या थे, ट्रांसपेरेंट था, पारगम्य। इसके लिए ये क्या थे, ट्रांसपेरेंट थे। मतलब कि जब ये वाली दोनों लाइट, रूबी का मान लो ऐसा कोई रूबी की रोड ली गई थी, ये जो थी ये रूबी की रोड थी, यानी कि रूबी इसमें इस फॉर्म में लिया गया था, एक रोड की फॉर्म में, जो कि क्या था, 40 सेंटीमीटर तो लंबा था और 5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर था। ठीक है, तो रूबी रोड पे अगर ये ब्लू लाइट या फिर रेड लाइट डालते हैं तो ये दोनों लाइट को क्या है, वो बाहर निकाल देता था, ट्रांसपेरेंट था इसके लिए। जैसे कि कांच का ग्लास, उसके ऊपर आप लाइट डालते हो तो क्या होता है, उस ग्लास से, जो कांच से लाइट बाहर निकल जाती है। तो मतलब जैसे ही इसके ऊपर ये दो लाइट्स गई तो वो क्या करती थी, इस क्रिस्टल से बाहर आ जाती थी, मतलब उसको पारगमित कर देता था, या उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट था। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब देखो, अगर इन लाइट के लिए रूबी क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है तो क्या ये उसका पंपिंग करवा देगा, नहीं करवाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, वो आई और सीधा बाहर निकल गई। अगर एटम ने इसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो वो हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, और हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा तो इतने दिनों से जो हम पढ़ रहे हैं लेजर, वो कैसे बनेगी, वो बनेगी नहीं। मतलब अगर इन वेवलेंथ की लाइट अगर इस रूबी क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है, आपतित करवाई जाती है, तो वो क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी और सीधा बाहर निकाल देगी। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा लेजर दो टाइप की थी, एक सॉलिड लेजर, एक गैस लेजर। सॉलिड लेजर जो रूबी क्रिस्टल से बनाई थी, रूबी एक सॉलिड ही है, और गैस लेजर जो हीलियम और नियॉन से बनाई गई थी। रूबी लेजर में हमने रूबी क्रिस्टल का यूज किया था, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का क्या होता है, बना होता है, मतलब इसी का ही क्रिस्टल है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, रूबी लेजर बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि कुछ एल्यूमिनियम आयंस की जगह पर क्रोमियम पॉजिटिव 3 आयंस की डोपिंग की गई थी। ये डोपिंग कितनी थी, डोपिंग का मतलब है इसको मिलाया गया, इसकी जगह प्रतिस्थापित किया गया। वो कितना किया गया था, 0.05%, ताकि एक अच्छी लेजर बनाई जा सके। हालांकि इस लेजर की भी कमियां हैं। तो देखो, और दूसरा क्या देखा गया था कि ये यूवी, ग्रीन और येलो लाइट को तो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इन रीजन की लाइट को वो अवशोषित कर देगा। लेकिन जो ब्लू और रेड था, उन दोनों को क्या कर रहा था, ट्रांसपेरेंट था, यानी कि उनको पारगमित कर रहा था, सीधा बाहर निकाल रहा था। अब हम देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन या रचना, तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें एक रूबी की रोड ली गई है, कैसी रोड ली गई है, सिलेंड्रिकल रोड ली गई है, जो कि क्या है, 40 सेंटीमीटर तो लंबी है और 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायामीटर है, व्यास है। ठीक है, अब देखो, हमने कल देखा था पंपिंग, तो इसकी भी पंपिंग करवाएंगे। पंपिंग करवाने के लिए हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक जिनोन की डिस्चार्ज ट्यूब लगा रहे हैं। ये क्या है,
जिनोन डिस्चार्ज ट्यूब। जिनोन डिस्चार्ज ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं जिनोन संदीप्त नली। संदीप्त नली ये क्या करती है, डिस्चार्ज करती है। क्या डिस्चार्ज करती है, लाइट डिस्चार्ज करती है। ये क्या कर रही है, लाइट को डिस्चार्ज करती है हर एक मिली सेकेंड के बाद। तो देखो कैसे डिस्चार्ज करती है, इसको किसी भी पावर सप्लाई के साथ जोड़ दे, बैटरी के साथ जोड़ दिया या इसको पावर सप्लाई दे दी, तो ये क्या करती है, जैसे ही बैटरी को ऑन करते हैं तो इससे क्या होता है, हर एक मिली सेकेंड के बाद क्या हो रही है, लाइट प्रोड्यूस होती है। वो लाइट अलग अलग वेवलेंथ की होती है। तो अगर वेवलेंथ वैसी हुई कि यूवी ग्रीन और येलो की हुई तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ब्लू रेड की हुई तो क्या कर देगा, उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसके लिए उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो देखो अब हमने क्या किया हुआ है, एक रूबी की रोड ली गई है। इस रूबी रोड को हमने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर एक जिनोन की डिस्चार्ज ट्यूब, जिनोन संदीप्त नलिका लगाई हुई है। और इस वाले को हमने क्या किया हुआ है, एक ग्लास की, इस पूरे की ये जो रूबी रोड है इसे कांच की नली में रखा गया है, ग्लास ट्यूब में रखा गया है। ये क्या है, कांच की नली में इस वाली रोड को रखा गया है। कंस्ट्रक्शन क्या किया अभी तक हमने एक रूबी रोड ली है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर डायामीटर की है, जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, कुछ एल्यूमिनियम आयंस की जगह क्रोमियम पॉजिटिव 3 आयंस को डोप किया गया, उनको उसकी जगह पर प्रतिस्थापित करा गया। कितने परसेंटेज में, 0.05% में प्रतिस्थापित किया गया है। और इसके ऊपर क्या है, एक क्या कर दिया है, ये जिनोन की डिस्चार्ज ट्यूब लगा दी गई है। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या करती है, जैसे ही इसे पावर सप्लाई मिलती है, यानी कि इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये क्या करती है, हर एक मिली सेकेंड के बाद फ्लैश लाइट जो है वो ट्रांसमिट करती है। यानी कि फ्लैश लाइट का मतलब है लाइट दे रही है, वो क्या कर रही है, लाइट को एमिट कर रही है हर एक मिली सेकेंड के बाद। अब देखो अगर लाइट एमिट हो रही है तो क्या इसमें ऑप्टिकल पंपिंग हो जाएगी, हो जाएगी। अगर कैसे रीजन की हुई, उसकी वेवलेंथ कैसी हुई, जिसके लिए रूबी जो है वो कैसा एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है, जिसके लिए रूबी जो है अवशोषक का काम कर रहा है। अगर वो उसको अवशोषित कर लेगा उस रीजन की लाइट को, तो क्या करेंगे, एटम एक्साइट हो जाएंगे ऊर्जा लेकर। तो देखो इसको मैंने पावर सप्लाई से जोड़ा, इसको मैंने शो नहीं किया एक बार। और इस वाले पूरे को हमने किस में रख दिया, एक कांच की ट्यूब में रख दिया। ये क्या है, रूबी रोड की रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शन है, उसकी रचना है कि वो कैसे बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है, रूबी लेजर कैसे बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्रोमियम आयन के हम एनर्जी लेवल्स शो कर रहे हैं। ये जो है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड लेवल है, ये दोनों क्या है, एक्साइटेड लेवल्स हैं। और ये क्या है, मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, MSS मेटास्टेबल स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर कितने सेकंड के लिए रह सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, 10 की पावर 8 सेकंड। और इधर कितना है, 10 की पावर -3 सेकंड। देखो यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 5 गुना टाइम के लिए ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी के कारण इसे बोलते हैं मेटास्टेबल, यानी मित स्थायी। यानी कि नॉर्मल के कंपैरिजन में, सब हायर एनर्जी लेवल की तुलना में यहाँ पर क्या है, वो थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो देखो ये क्या दिखाया गया, हमने क्रोमियम आयन जो है उसके एनर्जी लेवल है, उसके ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। क्रोमियम में ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं कि ये उसका एक तो होता है ग्राउंड लेवल, निम्नतम ऊर्जा स्तर, और 2 उसमें उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं, हायर एनर्जी लेवल होता है। और उसमें 2 ही क्या होती है, मेटास्टेबल स्टेट होती है। इसकी मेटास्टेबल स्टेट 2 है, इसकी क्या है, 2b। कल मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से इधर जा रहा है और ये इसकी मान लो मेटास्टेबल स्टेट है, जिसे मैंने m से शो कर दिया, ये I है, ये J है। तो देखो मैंने क्या कहा था, जब वो यहाँ पर जाता है तो क्या करता है, इनके बीच में गैप इस वाले के कंपैरिजन जो है, ये वाला गैप जो है इसके कंपैरिजन कम होता है। और लेजर बनाने के लिए ये ज़रूरी भी है, अगर गैप ज़्यादा होगा तो हो सकता है स्टिमुलेटेड एमिशन वही हो जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, हायर एनर्जी लेवल और मेटास्टेबल स्टेट में हमेशा गैप कम होता है,
लोअर एनर्जी लेवल और मेटास्टेबल के कंपैरिजन, मतलब ये वाला गैप जो है इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होगा ये वाला गैप। ये इसमें क्या होता है, जब वो इधर से इधर जाता है तो वो पूरा फोटोन रिलीज करने के बजाय क्या कर देता है, कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है जो होती है डेल्टा ई। इसको कंसीडर करें या ना करें अलग बात है, जब हम लेजर को बेसिक कर रहे थे तब इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें भी इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, गर्म हो जाता है। तो देखो क्या ये क्रोमियम के ऊर्जा स्तर है। अब देखो क्या था, यहाँ पर जैसे ही इसको पावर सप्लाई दे रहे थे तो ये क्या कर रही थी, हर एक मिली सेकेंड में ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो फ्लैश लाइट दे रही थी। ये काम क्या है, इस रूबी रोड पर इसको लपेटा हुआ है, तो जो लाइट होगी वो इस रूबी क्रिस्टल को मिल जाएगी सारी जगह से, जहाँ जहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ जहाँ से लाइट निकल रही है। तो देखो क्या होगा, ये क्या करता है, जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पर जो भी परमाणु पड़े हैं उसके ऊपर जब 5600 एंगस्ट्रॉम की जब इतने वेवलेंथ वाली जब लाइट जिनोन डिस्चार्ज ट्यूब से रिलीज हुई, जब जिनोन डिस्चार्ज ट्यूब से जब 5600 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण जब उसने एमिट की, उत्सर्जित की या उससे निकली, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो एटम थे वो इस एनर्जी को लेकर के कहाँ चले गए, 3a ऊर्जा स्तर में चले गए। और जब 4100 की हुई तो वो क्या कर रहे थे, इधर चले गए थे। एक चीज और रहेगी आपको बतानी कि ये जो रूबी रोड होती है इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, जो रूबी रोड की एक साइड जो है वहां पर फुली रजत पॉलिश करी जाती है, फुली सिल्वर्ड किया जाता है। और यहाँ पर की जाती है देखो इसका रीजन क्या था, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में ये बताना रह गया था। देखो क्या है, रूबी रोड में, रूबी रोड का जो एक हिस्सा होता है उसे तो पूरा का पूरा रजत पॉलिश की जाती है, सिल्वर पॉलिश की जाती है। आपने ऑप्टिक्स में 12th में पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा जैसे ये मिरर होती है उसके एक साइड फुली जो है सिल्वर पॉलिश की जाती है, जिससे क्या होता है जैसे ही कोई रे आती है तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही होता है इस पॉलिश को करने का रीजन। तो इसके एक साइड पे तो क्या कर देते हैं, फुली पॉलिश कर देते हैं, ताकि जैसे ही जो इससे फोटोन्स निकलेंगे, फोटोन एनर्जी ही है, वो क्या करेंगे यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और ये जो पार्शियली है वो इस प्रकार किया जाता है कि 90% तो ये परावर्तक ही करता है, परावर्तन ही करता है, और 10% क्या कर देता है, ये पारगमन कर देता है। देखो पारगमन करना भी जरूरी है, अगर वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा तो रूबी क्रिस्टल से अगर यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर ही नहीं निकली, लाइट बाहर ही नहीं निकली, तो क्या लेजर लाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी, जितनी भी प्रोसेस थी वो अंदर ही होती रहेगी। अगर मैं इस वाले पार्ट को भी फुली पॉलिश कर दूं, अगर मैंने यहाँ पर भी पूरी की पूरी रजत पॉलिश कर दी, तो क्या होगा, यहाँ से भी बस वो रिफ्लेक्ट होगा और फोटोन अंदर ही रिफ्लेक्ट ही होते रहेंगे। जो हमने यहाँ पर रूबी लेजर बनाने के लिए फोटोन्स तो चाहिए ना, कुछ एनर्जी तो चाहिए जो रिलीज हो। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को तो हमने फुली पॉलिश कर देते हैं और इस वाले पार्ट को पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से पॉलिश कर देते हैं। और कितनी करते हैं कि 90% तो वो परावर्तन ही करे, मतलब जितनी भी फोटोन्स आए वो यहाँ से टकरा करके वापस चले जाए और वापस टकराते रहे इसी के अंदर। लेकिन 10% कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि क्या कर सकता है, इसका पारगमन कर देगा, यानी कि जो लेजर लाइट प्रोड्यूस होगी वो बाहर हो जाएगी। यानी कि ये भी उसकी कंस्ट्रक्शन में ही है कि एक भाग को तो पूरा का पूरा सिल्वर पॉलिश कर दो और दूसरे भाग को पार्शियली पॉलिश कर दो। पार्शियली कैसा, 90% परावर्तक और 10% कैसा हो, ट्रांसमीटर हो। तो देखो क्या हुआ, अब जैसे ही 5600 एंगस्ट्रॉम की कोई वेवलेंथ वाली जिनोन ट्यूब ने लाइट रिलीज करी, जिनोन जो है उसको हम ऑप्टिकल पंपिंग, ये देखो लाइट प्रोड्यूस हो रही है जिनोन से, तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। और ऑप्टिकल पंपिंग हम बार बार करवाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये
एब्जॉर्ब करके चला गया तो बस पंपिंग का काम तो हो गया खत्म, उसको अब छोड़ दो। नहीं, उसको बार बार करवाएंगे। अगर बार बार पंपिंग करवाएंगे तभी तो जब मेटास्टेबल में आ रहा है, जब इस स्टेट में आ रहा है, वो फिर से वो जो डिस्चार्ज ट्यूब से जो लाइट डिस्चार्ज हो रही है, जो वेवलेंथ की लाइट आ रही है, उसको यानी कि जो फोटोन आ रहे हैं एक टाइप से, उसको लेकर के वो तभी तो लेजर लाइट बनाएगा इन फेज में। इसलिए ऑप्टिकल पंपिंग को रोका नहीं जा सकता, उसको हम रोकते भी नहीं है, चलने देते हैं। तो देखो जब 5600 एंगस्ट्रॉम की आई तब वो इधर गया, और 4100 एंगस्ट्रॉम की आई तब वो इधर चला गया। बाकी अलग अलग एंगस्ट्रॉम की, ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अलग अलग एंगस्ट्रॉम की क्या करता है, ये लाइट जो है जिनोन डिस्चार्ज रिलीज करता रहता है, निकालता रहता है। जो इसके वेवलेंथ की चाहिए होती है उनको तो लेकर चला जाता है, बाकी को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर गया 10⁻⁻8 सेकंड के लिए वहां रह सकता है, 10⁻⁻8 सेकंड के बाद क्या करेगा, वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। मान लो यहाँ पर चले गए हैं बहुत सारे होंगे, तो वो मेटास्टेबल स्टेट में आ गया, इधर से इधर गए, ये वाले आगे इधर, ये इधर भी आएंगे। तो यहाँ पर मान लिया कि डेल्टा ई एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, जो कि कहाँ होगी, रूबी क्रिस्टल में ही होगी। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ये रूबी क्रिस्टल में ही होती है। तो देखो जैसे ही अब यहाँ आते हैं तो देखो हमारे पास क्या ऑप्टिकल पंपिंग हो जा रही है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो परमाणु हैं, जो मेटास्टेबल स्टेट में आए हैं, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी आएंगे, और यहाँ पर वो 10⁵ गुना टाइम के लिए ज़्यादा रुक सकता है। मतलब इस केस में क्या होगा, मेटास्टेबल स्टेट में क्या बनने लग जाएंगे, परमाणुओं की संख्या यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइप से पॉपुलेशन इन्वर्जन होने लग जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बनने लग जाएगी। मतलब कि यहाँ पर उच्चतम ऊर्जा स्तर में निम्नतम ऊर्जा स्तर की तुलना में परमाणुओं की संख्या बढ़ने लग जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसके ऊपर डिस्चार्ज में क्या हो रहा है, अभी भी वेवलेंथ की लाइट्स तो वो निकाल रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही इनके ऊपर फोटोन्स आएंगे या लाइट आएगी तो क्या करेंगे, ये वाले उससे एनर्जी ले लेंगे। एनर्जी लेंगे तो क्या करेगा, ये वाला भी नीचे आ जाएगा और ये वाला भी नीचे आ जाएगा, और क्या कर देंगे, ये फोटोन रिलीज कर देंगे। ये क्या है, फोटोन्स। ये क्या है, फोटोन रिलीज करेंगे। यहाँ पर जो हमें, इसका मतलब यहाँ पर तो सीधा वो नीचे आ रहा है और ये इतनी एनर्जी ही दे रहा है। और इन दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन दोनों पर, ये और ये पर क्या हो रहा है, उद्दीप्त उत्सर्जन हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने उद्दीप्त उत्सर्जन बताया था। वो क्या होता है, जब उद्दीप्त उत्सर्जन होता है तो जो फोटोन निकलते हैं वो समान फेज में होते हैं। फेज समान होने के कारण जो रिजल्टेंट हमें वेव मिलती है, संपोषी व्यतिकरण होने के कारण क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड आयाम जो है बढ़ जाता है, और आयाम बढ़ने से इसकी क्या इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और लेजर लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि लेजर लाइट जो है वो एक डायरेक्शन में ही जाती है, आपने यूज़ की होगी तो वो सीधा किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल भी होती है, एक दिशीय भी होती है, या एक विमीय भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस में क्या हुआ, उद्दीप्त उत्सर्जन हो गया। अब जैसे ही उद्दीप्त उत्सर्जन होता है यानी कि फोटोन रिलीज हुए, ये जो होता है ये होता है 6943 एंगस्ट्रॉम का, और ये होता है 6929 एंगस्ट्रॉम का। जो 6929 होता है उसके लिए तो ये क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंट का काम करता है, रूबी लेजर, यानी कि उसको क्या कर देता है, सीधा ही पारगमित कर देता है। जब इस वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि यहाँ से जब वो 2B से जब नीचे आ रहा है तो उस वाली वेव को वो पारगमित कर देता है। लेकिन ये जो होती है, ये रेड लाइट की जो है, लाल रंग की क्या होती है, ये हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है, ये जो वेवलेंथ है इसको ये ट्रांसमीटर का काम नहीं करता है। अब देखो क्या हो रहा है, इसके एक साइड तो मैंने पार्शियली कर दिया, एक साइड सिल्वर कर दिया। फोटोन हमारे पास देखो बन चुके हैं, यहाँ पर फोटोन हमारे पास रिलीज हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, इस वाले रूबी क्रिस्टल में ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, सिल्वर पॉलिश्ड है, फुली है, ये वाला फुली है, और इधर मैं मान लेती हूँ कि ये पार्शियली है, जिसको मैंने थोड़ा सा कम पॉलिश में दिखाया, ठीक है। तो देखो ये फोटोन बन गए। अब ये फोटोन क्या कर रहे हैं, जो इसके एक्सेस के अलोंग होंगे
वो यहाँ से स्ट्राइक करेंगे, इसके ऊपर टकराएंगे, फुली होने के कारण क्या हो जाएगा, पूरा रजत पॉलिश होने के कारण परावर्तित हो जाएगा, यहाँ टकराएगा। देखो ये सारी की सारी प्रोसेस इस रूबी की रोड में ही हो रही है, इस रूबी की क्रिस्टल में ही हो रही है, ये रूबी है। तो देखो क्या हो रहा है, मेटास्टेबल में हम बार बार ऑप्टिकल पंपिंग करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जैसे ही आएंगे वो फिर से एनर्जी लेकर जाएंगे ऊपर, फिर से सेम प्रोसेस होगा। मतलब मेटास्टेबल स्टेट में जब फोटोन रिलीज हुए उसके बाद भी मेटास्टेबल स्टेट में कुछ परमाणु पड़े ही होंगे। तो देखो क्या होगा, ये वाले फोटोन जो है, ये क्या हो रहा है, ये फोटोन ही थे, फोटोन लाइट ही है, वो टकरा करके जब वापस आई तो ये फोटोन क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट में जितने परमाणु पड़े होंगे ये फोटोन उनको अपनी ऊर्जा दे देंगे। देखो मेटास्टेबल स्टेट में कुछ फोटोन्स तो यहीं से ही ले रहे हैं जो टकराकर वापस आए, और कुछ क्या है जो हमने जिनोन ट्यूब जो लगाई थी उससे लाइट ले लेंगे। तो क्या होगा, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट के परमाणुओं को फिर से ऊर्जा मिल रही है, फिर से जो है उनकी पंपिंग हो रही है, जब पंपिंग नहीं सॉरी क्या उनको फिर से फोटोन मिल रहा है या कोई लाइट उस पर आपतित हो रही है। तो जब देखो हम इंड्यूस करवा रहे हैं, अब फिर से उस पर लाइट हो जाती है। उद्दीप्त उत्सर्जन क्या था, हायर एनर्जी लेवल में जो था उनके ऊपर कोई फिर से फोटोन आपतित हो जाए तो वो जब नीचे आते हैं तो इस केस को क्या बोलते थे, उद्दीप्ति बोलते थे, क्योंकि सेम फेज में हमें 2 फोटोन मिल जाते थे। मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब उद्दीप्त उत्सर्जन हो जाएगा, यहाँ पर फिर से फोटोन रिलीज हुए, वो भी सेम फेज में 2 फोटोन रिलीज हुए। मतलब लगातार बार बार ये प्रोसेस चलने से क्या हो रहा है, फोटोन्स के समान कला में जो फोटोन बन रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब देखो ये जो फोटोन रिलीज हुए ये फिर से जब इसके एक्सेस के अलोंग जो होंगे वो फिर से टकराएंगे, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और दोबारा रिफ्लेक्ट होंगे, तो मेटास्टेबल में जो होंगे उनको फिर से एनर्जी इनसे भी मिल जाएगी और जो रह जाएंगे उसे इस जिनोन ट्यूब से भी मिल जाएगी, नीचे तो आएंगे ही आएंगे। और जैसे ही एनर्जी मिलेगी मतलब फिर से उद्दीप्त उत्सर्जन होगा, और हमें क्या है, उद्दीप्त उत्सर्जन से ही क्या मिलती है, लेजर लाइट मिलती है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, फेज जो है वो सेम हो जाती है या इन फेज में हो जाते हैं सारे के सारे फोटोन्स। तो देखो अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये मैंने पार्शियली दिखाया है, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से लेके जा रहे हैं इधर संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी मेटास्टेबल स्टेट में ही कि जो स्वतः उत्सर्जन है यहाँ पर स्वतः ही होता है। देखो जरूरी नहीं है सारे के सारे इधर जाए, कुछ सीधा भी नीचे आएंगे। स्वतः उत्सर्जन को हम मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल खत्म करना पॉसिबल नहीं है। कोई बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको फिर भी खत्म किया जा सकता है, पर नॉर्मली इसको पॉसिबल नहीं है खत्म करना। हाँ इतना कम हो जाता है कि इसको नेग्लेक्ट जरूर किया जा सकता है। तो देखो एक स्टेट क्या हो जाएगी, जब मेटास्टेबल स्टेट में परमाणुओं की संख्या, एक तो वो रिफ्लेक्टेड फोटोन से एनर्जी ले रहे हैं, दूसरा जिनोन ट्यूब से ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन क्या था BJI, वो AJI की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्वतः उत्सर्जन की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इन फेज में हमें समान फेज में जो फोटोन होंगे वो मिलने शुरू ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो फोटोन्स जैसे इसके एक्सेस के अनुदिश आएंगे, अक्ष के अनुदिश आएंगे, वो रिफ्लेक्ट होंगे, बार बार ऐसे ही होगा। लेकिन कुछ तो पार्ट मान लो इसका ऐसा है जहाँ पर ट्रांसमिट कर सकता है, तो जैसे ही वो फोटोन वैसे पार्ट के कांटेक्ट में आएगा, उस भाग के संपर्क में आएगा जहाँ पर रजत पॉलिश नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, लेजर लाइट जो है वो बाहर निकल आएगी। लेजर लाइट हमें उस ग्लास ट्यूब से बाहर मिल जाएगी, यानी कि हमें क्या हुआ, लेजर लाइट तो मिल चुकी है। ये लेजर लाइट जो है वो रेड कलर की होती है। तो देखो क्या होता है, ये लेजर लाइट बाहर निकल आई। अब देखो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है सारे के सारे फोटोन एक ही बार में निकल आए, और इसकी क्या होती है, बार बार रिफ्लेक्ट होने के कारण वो एक बीम में, एक पुंज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कुछ पतली बीम बन जाती है, लाइट की बीम सी होती है, तो वो बाहर निकल आएगा फोटोन। अब देखो अभी भी अंदर तो फोटोन होंगे, वो फिर से बार बार रिफ्लेक्ट होंगे, जब वो फिर से इसके कॉन्टैक्ट में आएगा फिर से फोटोन बाहर लेजर लाइट की फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब ये वाली जो प्रोसेस होती है वो पल्सेस में मिलती है। पल्स का मतलब है, पल्स का मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि एक यहाँ पर मिल गया, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ भी नहीं मिला, फिर हमें लाइट प्रोड्यूस होगी लेजर लाइट, फिर से नहीं मिला,
फिर से मिल गया, या दूसरी डायरेक्शन में भी बना सकते हो। मतलब पल्स का मतलब है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो हमें लेजर लाइट क्या है, हमारा एक टाइप से आउटपुट है, आउटपुट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आउटपुट बंद हो चुके हैं आना, फिर से मिल रहा है, फिर बंद हो गया, इसको बोलते हैं पल्सेस। यानी कि हमें जो लाइट है वो पल्स की फॉर्म में मिलती है यहाँ पर लेजर लाइट, ना कि सतत कंटिन्यूस नहीं मिलती, जो कि इस लेजर लाइट की बहुत बड़ी रूबी लेजर की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी कमी है। अभी मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि रूबी लेजर है क्या, अभी तक हमने क्या किया है। देखो रूबी लेजर दो टाइप की थी, एक सॉलिड लेजर, एक गैसियस लेजर। सॉलिड लेजर क्या थी, जिसमें सॉलिड यानी कि रूबी का यूज किया, गैस जिसमें हीलियम नियोन का यूज किया। तो देखिए इसी के कारण इसका नाम भी सॉलिड और गैस हो गया था। अब देखो क्या है, रूबी की क्या प्रॉपर्टी है, जो रूबी क्रिस्टल है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, जिसमें कुछ एल्यूमिनियम को क्रोमियम पॉजिटिव 3 आयन से प्रतिस्थापित किया जाता है। ये डोपिंग 0.05% की जाती है, बहुत कम की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं की जाती, क्योंकि इतनी करने पर क्या हुआ था, हमें लेज़र मिल चुकी थी, लेज़र लाइट इतनी डोपिंग से प्रोड्यूस हो गई थी। तो एक सक्सेसफुल लेज़र बनाने के लिए उसमें इतनी ही डोपिंग होनी चाहिए। दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी थी इस क्रिस्टल की, ये यूवी ग्रीन और येलो लाइट को तो अवशोषित कर रहा था, अवशोषित करेगा तभी परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे और सारा प्रोसेस, चाहे वो उद्दीप्त हो रहा है चाहे वो स्वतः वो उत्सर्जन हो पाएगा, और तभी हमें क्या है, लेजर लाइट मिल जाएगी। और दूसरी क्या थी, ब्लू और रेड को ये पारगमित कर रही थी, उसके लिए ट्रांसपेरेंट मतलब कांच की तरह बिहेव कर रही थी। जैसे ही किसी कांच के ग्लास पे या कांच पे, नॉर्मल कांच पे लाइट डालते हैं तो वो क्या उसको बाहर निकाल देती है, ट्रांसमिट कर देती है। तो यानी कि अगर इन वेवलेंथ की लाइट इस रूबी क्रिस्टल पर डालते हैं, जो कि 40 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर डायमीटर लिया था, इसका डायमीटर कितना लिया था हमने, 5 सेंटीमीटर। तो इन लाइट को ये क्या करेगा, सीधा बाहर निकाल देगा, कोई भी परमाणु इसको अवशोषित नहीं कर पाएगा, ये वाली लाइट की वेवलेंथ की। अब देखो क्या किया था, इस रूबी क्रिस्टल में हमने जिनोन फ्लैश ट्यूब लगाई थी, जिनोन डिस्चार्ज ट्यूब लगाई थी, जो क्या कर रही थी, लाइट प्रोड्यूस कर रही थी या फ्लैश प्रोड्यूस कर रही थी, प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। वो भी कैसे, हर 1 मिली सेकेंड के बाद, मतलब बंद नहीं हो रहा। इसको कैसे किया था, हमने एक पावर सप्लाई दे दी थी। पावर सप्लाई को हम कंटिन्यूस करेंगे, लगातार करते रहेंगे, ताकि हमारी क्या है, पंपिंग प्रोसेस होती रहे, और पंपिंग नहीं होगी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा। तो देखो क्या हुआ, इसको हमने क्या कर दिया, कांच की नली ग्लास ट्यूब में रख दिया। जैसे ही ग्लास ट्यूब में रखा, और इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, इसका एक पार्ट तो फुली जो था सिल्वर पॉलिश की थी, ताकि परावर्तक बन सके पूरा, और दूसरे पर हमने 90% तो क्या सिल्वर पॉलिश की थी, 10% नहीं की थी, ताकि जो लेजर लाइट बने, यानी कि जो आउटपुट हो वो हमें क्या है, लेजर लाइट की फॉर्म में बाहर निकल आई। फिर देखो क्या था, ये क्रोमियम आयन के एनर्जी लेवल थे। जो फर्स्ट उसका ग्राउंड स्टेट है, इसमें 2 एक्साइटेड स्टेट है। देखो इसमें एक ग्राउंड स्टेट, 2 एक्साइटेड और 2 ही मेटास्टेबल थी हर एक एक्साइटेड स्टेट की। तो देखो जब 5600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की कोई लाइट जिनोन फ्लैश ट्यूब से निकली, तो उसने क्या किया, यहाँ से वो 3A में चला गया, परमाणु उसको अवशोषित करके यहाँ पर पड़े हैं। अभी तो ग्राउंड स्टेट में ही होंगे सारे। और जब 4100 की आई तो वो 3B में चला गया। अब क्या हुआ, 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वो खुद क्या हुआ, कुछ एनर्जी हीट जो है वो क्रिस्टल में प्रोड्यूस करके क्रिस्टल को देकर मेटास्टेबल स्टेट में आया। जैसे ही मेटास्टेबल स्टेट में आता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखो जिनोन फ्लैश ट्यूब से अभी भी लाइट निकल रही है, तो मेटास्टेबल स्टेट से क्या है, वो फोटोन जो है उनको लेकर क्या कर रहे थे, उद्दीप्त उत्सर्जन कर रहे थे। उद्दीप्त उत्सर्जन में 2 वेवलेंथ बन रही थी, एक बन रही थी 6929 की, जिसको तो ये रूबी क्रिस्टल जो है पारगमित कर देता है, बाहर निकाल देता है। दूसरी क्या बनती है 6943 की, जिसको ये एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो कि हमारे काम की होती है। तो देखो जैसे ये 2 वेवलेंथ की बनी, तो मतलब हमारे पास इधर से ही फोटोन रिलीज हो गए। ये फोटोन क्या करेंगे, इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, इससे जब टकराएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा। तो जो मेटास्टेबल में प्रोसेस तो चल ही रही है, क्योंकि पंपिंग अभी भी करवा रहे हैं। तो जो मेटास्टेबल स्टेट में उस टाइम जो परमाणु होंगे वो क्या करेंगे, कुछ तो इस रिफ्लेक्टेड फोटोन से एनर्जी ले लेंगे और कुछ इस जिनोन फ्लैश ट्यूब से। अब इनको फिर से फोटोन मिल रहा है, फिर से फोटोन मिल रहा है, तो फिर से स्वतः उत्सर्जन हो रहा है, और ये प्रोसेस क्या लगातार चलती रहेगी, और हमें क्या है, फोटोन्स मिलते रहेंगे। अब जैसे ही फोटोन जो है वो टकरा करके कुछ ऐसे पार्ट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है यहाँ पर,
जहाँ पर क्या है कुछ भी पॉलिश नहीं की गई, मतलब वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो हमें क्या है लेज़र लाइट जो है वो बाहर मिल जाएगी जो रेड कलर की होती है। अब देखो एक बार बाहर निकल के जरूरी तो नहीं है सारे के सारे फोटोन एक साथ निकल गए, क्योंकि प्रोसेस तो चल रही है। तो कुछ फोटोन क्या है एक थोड़े से टाइम पीरियड के बाद फिर से बाहर निकल जाएगा, मतलब हमें जो लाइट है वो पल्स में मिलेगी। पहले हमें लेज़र लाइट मिलेगी, फिर थोड़े टाइम के लिए, टाइम पीरियड बहुत कम होता है, इतना पता तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ये इसकी एक कमी है। उसके बाद क्या टाइम कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर से पल्स आई, फिर से आई, इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है और एंड में हमें क्या है लेज़र लाइट मिल जाती है। तो ये है रूबी लेज़र, वो कैसे काम करती है, उसकी क्या रचना है और कैसे लेज़र लाइट मिलती है, क्या उसकी कमी है। अब हम कल करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।